नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल। आज हम हिंदी साहित्य का चतुर्थ भाग, जिसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी 12वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। यह भी 12वीं क्लास की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से भी लगभग 16 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक काल। जैसा कि आपको विदित है, बताया जा चुका है कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से इसका समय हो चुका है और इसे विद्वानों ने 4 भागों में विभक्त किया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हमारे 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे 12वीं क्लास के राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में आधुनिक काल को शामिल किया गया है। अब देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभ के बारे में विद्वानों में काफी विसंगतियां हैं। इसके सीमांकन के बारे में भी मतभेद हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसका सीमांकन अलग अलग समय पर निर्धारित किया है, लेकिन इसका एक सर्वमान्य जो सीमांकन है वो 1868 ईस्वी माना गया है। आपको मैं बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उस पत्रिका का नाम है कवि बचन सुधा, और उस कवि बचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। तो देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभ के बारे में यदि किसी तरह का कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है, आधुनिक काल के प्रवर्तक या जन्मदाता किसे माना जाता है, तो या फिर किस पत्रिका से इसका प्रारंभ माना गया है, तो आधुनिक काल का प्रारंभ 1868 ईस्वी से माना गया है। 1868 ईस्वी में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, और उस पत्रिका का नाम है कवि बचन सुधा। इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस आधुनिक काल है, इसका जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसे भारतेंदु युग के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, इसीलिए इसको भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु जी ने 1868 में जब कवि बचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तभी से इसका प्रारंभ माना जाता है, इसलिए भारतेंदु के नाम पर इसे भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका एक और नाम है पुनर्जागरण युग या पुनर्जागरण काल, यह भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका नाम पुनर्जागरण काल क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इससे ठीक पहले का समय, आधुनिक काल से ठीक पहले का जो समय है वह रीति काल के नाम से जाना जाता है। और रीति काल जो है वह दरबारी काल था, उसमें दरबारी काव्य उसकी रचना की गई थी। राज्याश्रय में रहकर कवियों ने रचनाएं की थी, राजाओं की वृद्धावलियां लिखी थी, और उन्होंने ब्रज भाषा का भरपूर प्रयोग किया था। तो इस यहां पर आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य और पद्य इन दोनों की भाषाओं में सुधार के लिए प्रयास प्रारंभ किए। क्यों? क्योंकि भारतेंदु जी से ठीक पहले जो रीति काल है, उस रीति काल में गद्य और पद्य दोनों की भाषा कौन सी हुआ करती थी? ब्रज। गद्य और पद्य दोनों ही ब्रज भाषा में लिखे जा रहे थे। अतः भारतेंदु जी ने इस गद्य और पद्य दोनों की भाषा, जो ब्रज भाषा है, इसमें सुधार करने का प्रयास किया और उन्होंने
इन दोनों की भाषाओं को ही खड़ी बोली में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और इसी के लिए इन्होंने सबसे पहले कवि वचन सुधा नामक पत्रिका है, इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। और भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं, उनका यह प्रयास काफी सार्थक रहा, लेकिन बहुत ही अल्प समय में इनका निधन हो गया। मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो जाने के कारण इनका ये जो कार्य है वो अधूरा रह गया। और इनकी जो गद्य की जो भाषा है, गद्य जो पहले ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, वह परिवर्तित होकर और खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। यानी गद्य में तो इन्होंने सुधार कर दिया, लेकिन पद्य की भाषा में ये सुधार नहीं करवा सके, क्योंकि अल्प समय में ही यानी 35 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो जाने के कारण इनका ये मिशन अधूरा रह गया। आगे बात करते हैं, इन्होंने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर हरिश्चंद्र, पहले हरिश्चंद्र मैगजीन था, बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इन्होंने 1874 ईस्वी में महिलाओं में जागृति लाने के लिए बाल बोधिनी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बारे में और थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता दूं। आपको मैंने ये भी कहा था कि जो भारतेंदु युग है, इसे भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था, इसका प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम था पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल इसलिए रखा गया था क्योंकि इससे पहले का जो युग था वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता था, और रीतिकाल में जो प्रवृत्तियां चलती थी, उन प्रवृत्तियों से दूर हटकर, यानी उन प्रवृत्तियों का अनुसरण नहीं करके नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने के लिए, यानी इन्होंने अपने साहित्य को नवीन दिशा की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया। इसी कारण इन्होंने इसका नाम पुनर्जागरण काल रखा गया। यानी इन्होंने प्राचीन प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का अनुसरण नहीं किया, और नवीन प्रवृत्तियों का अनुसरण करने के कारण इनके जो समय है, यानी भारतेंदु युग है, उसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना गया है। आगे बात करते हैं इनकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था तत्कालीन साहित्यकारों के द्वारा। यानी इनके समय के जो साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों ने इनकी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए, और इनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा से प्रभावित होकर के और भारतेंदु को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1880 में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था सार सुधा निधि। उस सार सुधा निधि नामक पत्रिका है, उस पत्रिका में तत्कालीन साहित्यकारों और लेखकों के द्वारा भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो भारतेंदु की हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो विद्या सुंदर है, भारत दुर्दशा है, पाखंड विडंबना है, नील देवी, अंधेर नगरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह से आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल के जो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी काव्य भाषा है वह ब्रज भाषा है, क्योंकि आपको बताऊं कि भारतेंदु युग से ठीक पहले जो रीतिकाल था उसमें ब्रज भाषा का ही अनुसरण किया जा रहा था। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी ब्रजभाषा के कवि थे, और इनके समय के जितने भी जो इनके साथी साहित्यकार थे वे सभी ब्रजभाषा का अनुसरण करते थे। लेकिन भारतेंदु के प्रयासों के द्वारा उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में, यानी गद्य की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया। ब्रजभाषा में भी इनकी जो ब्रजभाषा है यानी पद्य की जो भाषा है उसमें भी परिमार्जन करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की अल्प समय में निधन हो जाने के कारण उनका यह कार्य अधूरा रह गया। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बात करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं प्रेम पुष्पावली,
मन की लहर, तप्तम और श्रृंगार विलास। इसके बाद इनके समय के दूसरे जो साहित्यकार माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, वे हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में और निधन 1914 ईस्वी में हुआ। इन्होंने, बालकृष्ण भट्ट जी ने इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका है, उस पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में किया। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने, यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका है, इसके माध्यम से समाज में सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और नैतिक जो विषय हैं, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और नैतिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, अंग्रेजी के एक कवि हुए हैं स्टील, तो उनके तरह ही, स्टील की तरह ही काव्य रचना किए जाने के कारण इन्हें स्टील की उपाधि से सम्मानित किया है। आगे बात करते हैं, अगले जो हमारे भारतेंदु युग के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रेमघन जी का जन्म 1855 में और निधन 1923 ईस्वी में हुआ। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू भाषा में अब्र नाम से लेखन कार्य किया करते थे, यानी पहले ये उर्दू में लिखते थे और उर्दू में किस नाम से लिखते थे? अब्र के नाम से लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा और आनंद अरुणोदय। इन्होंने भी 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। एक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, जो कि मासिक पत्रिका है, 1881 ईस्वी में इसका मिर्जापुर से प्रकाशन किया गया था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। दूसरी जो पत्रिका है नागरी नीरद, ये साप्ताहिक पत्रिका है, 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से किया गया था। यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और दोनों ही पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने मिर्जापुर नामक शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से किया। अगले जो कवि हैं ठाकुर जगन मोहन सिंह, इनका जन्म 1857 में और निधन 1899 ईस्वी में हुआ। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और मध्य प्रदेश की एक रियासत है जिसका नाम है विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे ठाकुर जगन मोहन सिंह। इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि ये भी भारतेंदु के प्रमुख कवियों की श्रेणी में शामिल हैं। इनकी रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। यानी ठाकुर जगन मोहन सिंह हैं, ये भारतेंदु के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। आगे हम बढ़ते हैं, अगले जो कवि हैं वे हैं अंबिका दत्त व्यास। ये अंबिका दत्त व्यास जी हैं, ये भी भारतेंदु के प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे, यानी दोनों ही भाषाओं के ऊपर इन्हें पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे एक और कवि हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु युग में नाटककार, उपन्यासकार और आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले साहित्यकारों में शामिल किए जाते हैं। 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1907 में इनका निधन हुआ था। नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी भाषा के प्रचार के लिए 1893 ईस्वी में एक नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? राधा कृष्ण दास जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत, 12 मासा और देश दशा। तो इस तरह से ये हमारा भारतेंदु युग और उसके प्रमुख कवि हैं, इनके बारे में आज हमने चर्चा की है। जहां तक मैं मानता हूं इसके संदर्भ में आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी, और यदि किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अधिक से अधिक समय है वो अपनी पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।